अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो जनाब, हमने लैग्रांज इक्वेशन इससे पहले डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से निकाली, जो कि एक डिफरेंशियल मेथड था। अब हम एक इंटीग्रल मेथड की जानिब जाना चाहते हैं। वहां से भी सेम हम बनाएंगे लैग्रांज इक्वेशन ही, मगर एक मेथड डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे, एक एंटायर पाथ को डिस्कस करेंगे, जबकि जो डी लैम्बर्ट था वो इंस्टेंटेनियस का केस था। तो जनाब, उसको जरा डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो पहले तो सिर्फ यही समझना है ना कि ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है क्या, जो बार बार ये लफ्ज आएगा। तो जनाब, शुरू करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक हुआ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि एक्सट्रीमम प्रॉब्लम को डिस्कस करती है। अब लफ्ज आया एक्सट्रीमम, यानी आया वो मैक्सिमम होंगे या आया वो मिनिमम होंगे। ठीक हो गया बात। यानी हम सिर्फ उस सीन को देखेंगे, उस हिस्से को देखेंगे जो सिर्फ मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। अब ये करता कैसे है? तो इसका टेक्निक बड़ी सादा सी है कि हम एक डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे जिसका जवाब आया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली एक मेथड है। आगे चल के जरा डिटेल में देखते हैं। अगर हमसे बात की जाए कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आंसर कैसे आएगा, लेट्स से जैसे पहला सवाल है कि भाई आपके दो पॉइंट्स जो प्लेन में उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आपके होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। फिर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्फीयर, तो आप बोलेंगे वो एक जियोडिस्क बनेगी। फिर आपसे पूछा जाए कि शेप ऑफ द दैट इनक्लोज द ग्रेटेस्ट एरिया, तो आप बोलेंगे वो सर्कल होगा। ठीक है, अब आपके पास व्हाट इज द शेप ऑफ द रीजन ऑफ स्पेस दैट इनक्लोज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, तो आप बोलोगे वो स्फीयर होगा। तो ये अब इस तरीके से हमें आंसर मिल रहे हैं। ठीक होगी बात। तो आपके पास एक चीज आपने गौर की कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट का लफ्ज था, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, जबकि यहाँ पे आप देखो तो लफ्ज क्या था, ग्रेटेस्ट। यानी आपको एक्सट्रीमम समझ आ रहा है कि आप सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो जो या शॉर्टेस्ट को डील करेंगे या मैक्सिमम को डील करेंगे, ग्रेटेस्ट को डील करेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो आपके पास ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इस बात को समझना है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम किन चीजों को डील करते हैं, आया या वो मिनिमम होंगी या वो मैक्सिमम होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपके पास ये टेक्निक क्या है कि हम एक जो प्रॉब्लम आता है उसको एक डेफिनेट इंटीग्रल के तौर पे लेते हैं, उसमें फॉर्मुलेट करते हैं। फिर हम ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसमें वो इंटीग्रल मैक्सिमाइज हो जाए या वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, हमें चाहिए ये। तो ये जो चीज है ना, ये लुब्बे लुबाब है सारे का सारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, कि ये टेक्निक काम कैसे करती है कि आपने एक प्रॉब्लम को डेफिनेट इंटीग्रल की टर्म में एक्सप्लेन कर देना है, फिर उस पर कंडीशन लगा दो जिससे वो मैक्सिमम हो जाए या वो मिनिमम हो जाए। तो यही मैं अब आपको एक प्रॉब्लम में करके भी दिखाऊंगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करूंगा, मगर जो आने वाले लेक्चर्स में हम इसे यूज लैग्रांजियन के लिए करेंगे, वहां पे भी इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक होगी बात। तो समझ आपको जरा जल्दी आ जाएगी कार्टेशियन की मदद से। तो आपके पास जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, अब आपको समझ आ रही है, एक टूल है जो कि हमें कर्व बताता है किसी लाइन इंटीग्रल की, या वो मैक्सिमम होगी या वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है बात। अब आगे चलते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वन डायमेंशनल ले लेते हैं प्रॉब्लम जिसमें y इज इक्वल टू वाई एक्स है। ठीक है, यानी y आपके पास x पे डिपेंडेंट है। दो वैल्यू आपने ले ली x1 x2 सच दैट कि आपके पास जो फंक्शन है x y प्राइम और x, वेयर y प्राइम क्या है, dy बाई dx, यानी वेलोसिटी आप ले लो। और वो आपके पास एक्सट्रीमम, मैंने एक्सट्रीमम बताया था क्या था, आया वो मैक्सिमम या वो मिनिमम हो सकता है। ठीक होगी बात। तो ये अब आपने याद रखनी है बात। तो जनाब, अब आपको क्या समझ आ रही है कि एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, जो y प्राइम पे डिपेंड करता है, जो फिर आपके पास x1 x2 कह लें आप, उस पे इसको यहाँ पे मैं मिस कर गया हूं। तो अब आपके पास लेट्स से फंक्शन है आपके पास। तो जनाब, अब आप कह रहे हो कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है x पे, उसे हम फंक्शनल बोलेंगे। ये एक बड़ी अहम बात है जो मैंने हाईलाइट की कि जो क्वांटिटी फंक्शन है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, वो फंक्शनल फॉर्म ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, उनको हम फंक्शनल बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि भाई आपके पास एफ एक्स वाई वाई, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे y आना था आपके पास और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, फॉर दैट।
अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या जी फंक्शन है, आपके पास हमने लिख दिया x1 से x2 आप ले रहे हो, आप कह रहे हो भाई f y प्राइम और x पे डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। अब आप कहोगे कि जो आप ये पाथ ले रहे हो ये आपके पास x1 से x2 जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आया मैक्सिमम और मिनिमम, यानी आपके पास डिफरेंट पाथ हो सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए, मगर आपने सिर्फ उनमें से कौन सा चुनना है जो आपके पास एक्सट्रीमम होगा, यानी वो या मिनिमम हो या वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक होगी बात। अब आपके पास यहाँ पे जो एक्स रोल प्ले कर रहा है वो बेसिक पैरामीटर है, ठीक है। बात आगे चलते हैं, लेट्स से x1 y1 x2 आपने दो पॉइंट्स देख लिए, x1 y1 और x2 y2 है, तो हम कह रहे हैं कि दो मुख्तलिफ रास्ते मैंने इख्तियार किए हैं, एक रास्ता नंबर एक है, रास्ता नंबर 2 आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स से मैं एक पैरामीटर अल्फा लेता हूं और जितने भी पॉसिबल कर्व्स हैं यहाँ पे दो हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, जितनी भी हैं, जितने भी रास्ते हैं उन सब में अल्फा एक पैरामीटर आएगा। अब आपके पास ये अल्फा की खास बात क्या है कि अल्फा आपके पास जब जीरो होगा तो हम देखेंगे कि वो हमारा पाथ या एक से ज्यादा पाथ वो आपके पास एक्सट्रीमम होंगे इंटीग्रल के, यानी जिस जगह पे अल्फा जीरो होगा वहां पे मेरा जवाब एक्सट्रीमम आएगा, यानी आया वो मैक्सिमम होगा, आया वो मिनिमम होगा, जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक चीज समझ आ गई। तो अल्फा मैंने तमाम पाथ के साथ एसोसिएट किया, जहां पे अल्फा जीरो जवाब देने वाला है मैं कहूंगा यही मेरे इंटीग्रल का मैक्सिमम है, ठीक होगी बात। तो अब आपके पास लेट से y जो है वो फंक्शन है किस किस का, x का और अल्फा का, तो आप किसे कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू अल्फा x के तौर पे, तो आपने लिख दिया y अल्फा x है, एक दफा आपने कहा x पे डिपेंड कर प्लस आ जाएगा किस पे, अल्फा आपके पास ईटा एक्स के। ये ईटा एक्स क्या है, ये अब कोई सा भी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस डेरिवेटिव रखता है और ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा कहां पे, x1 और x2 पे, यानी बीच में ये आपके पास अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू लाएगा, मगर x1 पे भी जीरो हो जाएगा, x2 पे भी जीरो हो जाएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं इसका जरा मतलब समझो कि ये टर्म अल्फा खुद ब खुद जीरो हो जाएगी कब, आपके पास जब आपके पास अल्फा x1 और अल्फा x2 जीरो होगा, यानी आपके पास जो फंक्शन है y a x वो आइडेंटिकल हो जाएगा किससे, y x के, क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो हो गया, तो y अल्फा x बराबर हो जाएगा y x के। जब ये आपके पास ईटा x जीरो होगा, ईटा x कहां पे जीरो होगा, जब आप एक्सट्रीम कंडीशन पे होंगे x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2 पे। चलें जी, इस बात को लेके आगे चलते हैं। लेट्स से हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा कि y डिपेंड कर रहा है अल्फा पे और x पे, मैंने लिख दिया कि फंक्शन है y इज इक्वल टू x अल्फा, y प्राइम भी x अल्फा है और ये तो x है ही इंडिपेंडेंट, तो dx आ जाएगा। इसे मैंने i अल्फा के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये अब मेरे पास चल रही है, ठीक है जनाब। तो अब आपके पास इसमें जो सफिशिएंट जो नेसेसरी कंडीशन वो क्या है, वो यही कि अल्फा आपके पास जीरो होगा जब, तो जब ईटा जीरो होगा तो आपके पास y और y आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो अब आप कैसे करोगे, आप कहोगे इस फंक्शन जो आपको दिया गया इंटीग्रल पार्शियल आई अल्फा डिवाइडेड बाय पार्शियल अल्फा, ये जीरो जवाब देगा जब अल्फा जीरो होगा। जब अल्फा जीरो हो गया तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, y और y बराबर आ जाएंगे। तो लेट्स से शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को लेके डिफरेंशिएट करते हैं किससे, ताकि ये शर्त देखें पूरी होती है या नहीं होती। यानी असल तो मुद्दा यही है ना कि आपके पास y अल्फा x जो है वो y x के बराबर आ जाए। तो जनाब अब आपने क्या किया, पार्शियल आई अल्फा और पार्शियल अल्फा कर दिया, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल करने वाले हैं, पार्शियल और पार्शियल अल्फा से दोनों लेफ्ट राइट में मल्टीप्लाई कर दी, ये अंदर चला जाएगा। जब ये अंदर मूव करेगा तो अब आपके पास अंदर किसे, पार्शियल एफ वो पार्शियल y और पार्शियल अल्फा आ जाएगा, यानी पहले y के साथ आपने इसे किया, फिर y प्राइम के साथ करेंगे आप इसके बाद। तो आपके पास जब आप x के लिहाज से करोगे तो वो जीरो है, क्योंकि x वेरी नहीं करता अल्फा के लिहाज से। तो लास्ट आपको दो टर्म्स नजर आ रही हैं, तीसरी x के लिहाज से मैंने डिफरेंशियल नहीं लिखा क्योंकि x वेरी नहीं करता, वो कांस्टेंट हो गया, वो जीरो हो जाएगा। तो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास ये आ गए। अब इन दोनों का इंटीग्रल मैंने अलग अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, टर्म बाई टर्म सिस्टम की बात करेंगे। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल y
वाई ओवर पार्शियल अल्फा dx आ जाएगा और यहाँ पे इस तौर पे आ जाएगा। इस टर्म को मैंने रेड किया क्योंकि अब मैंने सिर्फ आगे चलना है, इसी टर्म को लेके वापस इसकी वैल्यू 5 में लगाऊंगा, यानी अभी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, सादा बात करें तो अब आप इसे लिख सकते हैं, लेट से सेकंड इंटीग्रल मैंने दोबारा इधर हाईलाइट कर दिया, इसको सिर्फ इस फैक्टर को उठाया, इस टर्म को उठाया मैंने, ठीक है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एफ प्राइम है, पार्शियल वाई डाइट ओवर पार्शियल अल्फा है, तो मैंने इसे क्या किया, पार्शियल स्केयर ओवर वाई पार्शियल अल्फा इंटू पार्शियल एक्स, यानी कि आपने क्या किया कि आपने इस चीज को, सॉरी यहाँ पे मैंने पार्शियल की टर्म लगानी थी जी, तो क्या किया अगर आप गौर करो, मैंने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स से मल्टीप्लाई किया है जिससे वो स्केयर की पैटर्न पे आ जाएगा ऊपर और पार्शियल अल्फा पार्शियल एक्स आ जाएगा। अब इसी चीज को लेके मैंने हाईलाइट किया है नीचे के, यहाँ पे अब मुझे इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट्स, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, इसे सेकंड फंक्शन लूंगा, तो वो जवाब आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम पार्शियल वाई ओवर पार्शियल अल्फा के तौर पे उस पर आपने कंडीशन लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास ये समझने वाली बात है कि अगर आपकी जो कंडीशन है कि जो आपकी सारी कर्व्स हैं, जो आपकी जो मुख्तलिफ कर्व्स हैं वो x1 x2 से तो लाजमी गुजरनी चाहिए ना, तो इसका मतलब ये होगा पार्शियल वाई ओवर पार्शियल अल्फा जब आप लोगे वो वैनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप y की वैल्यू x1 रखोगे अल्फा के लिहाज से वो जीरो हो जाएगा, x2 रखोगे वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये फैक्टर तो आपकी टर्म जीरो होने वाली है क्योंकि आपके पास पार्शियल y ओवर पार्शियल अल्फा वैनिश हो जाएगा किस पे, x1 और x2 पे। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं जनाब। अब आपकी जो टर्म यहाँ पे बची वो नेगेटिव साइन के वाली बची, यानी ये जो आपने रेड फैक्टर उठाया था वो सिर्फ नेगेटिव वाली इस टर्म के बराबर आ चुका है। अब आप क्या करोगे कि ये जो वैल्यू है जो आपकी निकला आंसर, इसे दोबारा इक्वेशन 5 में लेंगे क्योंकि इक्वेशन 5 से निकाला था ना, तो ये रेड का जो जवाब आ गया वो ये नेगेटिव में आ गया, ये जवाब मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जरा गौर करें जनाब, अब आपने क्या किया कि अब आपके पास इंटीग्रल की लिमिट सेम है, आपने इकट्ठा करके लिख दिया, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल डी वाई डी एक्स है पार्शियल है, और बाकी फैक्टर मैंने बाहर निकाल के रख दी हैं। अब आपके पास क्या है जी, अगर आप एक्सट्रीमम की कंडीशन चाहते हैं तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि अल्फा जीरो तक हम जा सकें, डेरिवेट कर सकें। अल्फा जीरो पे हमने माना था ना कि वो आपके पास दोनों फंक्शन बराबर हो जाएंगे, तो आपने डी अल्फा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया ताकि आपकी वो कंडीशन आ सके। तो अब आप लिखोगे कि ये जो पहला हिस्सा है जिसे मैंने लिखा पार्शियल आई, वो मैंने ये सारे का सारा हाईलाइट कर दिया कि ये जो सारी चीज है आपकी लेफ्ट साइड पे, इसे पार्शियल आई का नाम दे दो, और यहाँ पे जो ये इंटीग्रल ये ब्रैकेट के बाहर है पार्शियल वाई वो पार्शियल अल्फा अल्फा जीरो डी अल्फा, इसे आप पार्शियल वाई का नाम दे दो, तो वो आपने इस सूरत में लिख दिया। अब आपके पास जो पार्शियल वाई है वो आपके पास आर्बिट्रेरी वेरिएशन है। क्या मतलब कि आपके पास अल्फा जीरो होगा तो इसकी वैल्यू अब आपके पास क्या है जनाब, अल्फा की जीरो होने से वो बराबर हो जाएगा किसके, आपके पास वाई एक्स के, तो इसका मतलब वो आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक तरह से समझा रहा है। तो यहां से आप पार्शियल वाई जो है वो आर्बिट्रेरी इक्वेशन 8 में से आप कैसे, ये जो ब्रैकेट वाला फैक्टर है इसे लिख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम। अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लो तो अरेंज करके इस तरह लिखा जा सकता है। क्या आपको ये एक तरह से लैग्रांजियन इक्वेशन ही नहीं समझ आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आई है वो एक्सट्रीमम है कब, जब वाई एक्स सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 9 को, जो कि लैग्रांजियन इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करता है। यानी जब आपने अल्फा जीरो किया तो आपने कहा था वाई अल्फा एक्स और वाई एक्स बराबर हो जाएंगे, यानी जो एक्सट्रीमम की कंडीशन है। तो जब आपने वो एक्सट्रीमम की कंडीशन लगाई तो क्या आपके पास जो फंक्शन था क्या वो आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इक्वेशन 9 को, इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो क्योंकि पार्शियल वाई जीरो हो जाएगा ना जब आप आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो आपने कहा कि भाई पार्शियल वाई तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये फैक्टर नहीं जीरो हो सकता, तो ये ब्रैकेट जीरो हो सकती है। तो आपने उस ब्रैकेट को जीरो के बराबर कर दिया, तो ये लैग्रांजियन इक्वेशन के रिजेम्बलेंस में आ गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जो इक्वेशन बनाई वो रिजेम्बलेंस रख रही है किसके साथ, कि लैग्रांजियन इक्वेशन के साथ। कल वाले लेक्चर में हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को देखेंगे फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, वो भी देखेंगे कि वो भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज करेंगे और लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ आपके पास मोशन आ जाएगी।
तो ये जनाब हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।